students. Our next topic is forced oscillator. Second unit, first chapter, forced oscillator. फोर्स्ड ऑसिलेटर क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेटर पहले आपने जो स्टडी किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद आपने डैम्प्ड ऑसिलेशंस कंसिडर की थी. अब आप फोर्स्ड ऑसिलेशंस कंसिडर कर रहे हो. अब फोर्स्ड ऑसिलेशंस में क्या है कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और एक्सटर्नल फोर्स कैसी होगी? दैट विल बी पीरियोडिक फोर्स. पीरियोडिक फोर्स का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे झूला झूल रहे हैं तो एक एंड पर आप फोर्स लगा दो. पहले एग्जांपल फॉर्म में मैं कहूँ कि भाई सपोज आप झूला झूल रहे हैं, झूले पर बैठ गए हैं और एक पर्सन जो है वो फोर्स लगा रहा है, फिर ये ऑसिलेट करके जब वापस आया फिर फोर्स लगी. ये इसको मैं इस वक्त पीरियोडिक फोर्स कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर इसको मैं प्लॉट करूँ फोर्स को टाइम के साथ, ऑफ कोर्स डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद फोर्स लग रही है. जैसे सबसे पहले मैंने फोर्स लगाई तो ये इधर को गया, फिर जब वापस आया यहाँ जैसे, फिर हमने फोर्स लगाई, तो पहले फोर्स लगाई, फिर कुछ टाइम के बाद फिर फोर्स लगाई, फिर जब फिर वापस आया हमने फिर फोर्स लगाई. तो वी आर अप्लाइंग फोर्स आफ्टर डेफिनेट टाइम इंटरवल, बट दिस इज नॉट अ पीरियोडिक फोर्स जिसकी हम बात करेंगे. हम बात करेंगे कि फोर्स खुद ही साइनोसोडल है, मतलब फोर्स खुद ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, रीचिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है, जीरो रिवर्सेस टाइम. तो ये फोर्स जो है टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रही है, नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं. ग्रेजुअल चेंज है, वो साइन फॉर्म में भी हो सकता है और वो कोसाइन फॉर्म में भी हो सकता है. But it is periodic. Gradually it is increasing, reaching its maximum value, then decreasing, reverses sign. और ये बिल्कुल फोर्स भी, फोर्स की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है से ओमेगा. तो यहाँ जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक फोर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज पीरियोडिक इन व्हाट सेंस? ये खुद ही साइनोसोडल कॉस या साइन फॉर्म में है. तो अगर मैं इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की बात करूं तो उसको कैसे लिख सकते हैं? या तो आप इसको लिख लो, इसको एफ नॉट कह देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू, एफ इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी. और अगर मैं इसको कोसाइन फॉर्म में कंसिडर करूं तो ये एफ नॉट है, ये एफ नॉट है. तो ये क्योंकि मैक्सिमम से शुरू हुआ तो आप क्या बोलेंगे? कॉस फॉर्म में एफ नॉट कॉस ओमेगा टी. तो साइन फॉर्म में या कॉस फॉर्म में, दोनों में से एक फॉर्म में आप कंसिडरेशन कर सकते हैं. दे आर पीरियोडिक फोर्सेस. हम ऐसी पीरियोडिक फोर्स की बात कर रहे हैं. अब कॉस या साइन की बात करने की बजाय हम जो बात करेंगे दैट विल बी एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी. क्योंकि आपको पता है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा क्या होता है? इट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो यहाँ थीटा क्या बन गया? ओमेगा टी. इसलिए इसको कैसे लिख सकते हैं? एफ नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी. तो या तो एफ नॉट कॉस ओमेगा टी कंसिडर कर लो या फिर एफ नॉट साइन ओमेगा टी कंसिडर कर लो, दोनों में से एक. तो अगर मैं इस फॉर्म में लेके आता हूँ तब भी आपके पास इसको पीरियोडिक फॉर्म में कहा जा सकता है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो एनालिसिस होता है वो आसान होता है. तो ये जो फॉर्म है इट इज़ फेजर नोटेशन, आपने ज़रूर +2 में पढ़ा होगा. तो एफ नॉट अगर मैं इस
मैग्नीट्यूड का वेक्टर बना दूं और ये रोटेट कर रहा है किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ओमेगा के साथ, तो यहाँ थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसके कंपोनेंट्स देखिएगा ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये बन जाता है एफ नॉट कॉस ओमेगा टी और ये एफ नॉट साइन ओमेगा टी, और जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी, मतलब इस फॉर्म में आइदर साइन और कोसाइन। ये वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन आ जाएगी और ये एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन आ जाएगी, अगर मैं इसको फेजर नोटेशन में बात करता हूँ। तो लिखने का तरीका कैसा है, एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। फाइनली इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है एफ, ऊपर वेक्टर टाइप में निशान लगाते हैं, एरो जो है वो बीच में होगा, दैट मीन्स इट्स फेजर, इक्वल्स टू एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। एफ वेक्टर नहीं, एफ फेजर, इसको बोलेंगे एफ फेजर, दैट इज इक्वल टू एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। इसमें साइन और कॉस दोनों आगे, तो मैं पीरियोडिक फोर्स को इस तरीके से बताऊंगा, ये अब आप ध्यान में रखिएगा। द एक्सटर्नल हार्मोनिक पीरियोडिक फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए ऊपर फेजर का नोटेशन है, एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, और इसको आप कॉस और साइन में कंसिडर कर सकते हैं। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, रादर पीरियोडिक फोर्स। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में बात करूंगा तब भी आप ये भी ई के ऊपर आप फेजर नोटेशन में ये लगा लीजिएगा, ई फेजर, ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। तो वो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, जैसे मैं सपोज एल सी आर, इसके क्रॉस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दूं, तो ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, या तो ई नॉट कॉस ओमेगा टी या फिर ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये आपके पास फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर हो जाएगा, जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे वन बाय वन। पहले फोर्स ऑसिलेटर के बारे में कुछ कह दें। एग्जाम्पल फॉर्म में सबसे पहला जो एग्जाम्पल यहाँ बता रखा है वो क्या है, दैट इज रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब एक एक्सपेरिमेंट होता है, आप ज़रूर इसे नेट पर भी देखेगा। एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब में आप वाटर के लेवल को चेंज कर सकते हैं, और ट्यूनिंग फॉर्क, जिसको पैड पे आप थोड़ा सा, उसकी फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड होती है ट्यूनिंग फॉर्क की, ठीक है, उसको पैड पे थोड़ा आप जब हिट करेंगे तो इसकी जो प्रॉन्ग्स हैं वो क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी, और व्हेन दे वाइब्रेट तो सराउंडिंग एयर वाइब्रेट करेगी, और जब आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को एकदम इसके ट्यूब के एकदम ऊपर ले आओगे तो यहाँ जो एयर है वो वाइब्रेट करेगी, किस इफेक्ट से, इन साउंड वेव्स के इफेक्ट से। तो दिस एयर कॉलम विल बी फोर्स्ड टू वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। तो सबसे पहला एग्जांपल यही है, एयर कॉलम वाइब्रेट्स, ठीक है ना, इट इज लिंक्ड विद व्हाट, इट इज लिंक्ड बाय साउंड वेव्स टू द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। तो ट्यूनिंग फॉर्क के साथ इसका सीधा सीधा रिलेशनशिप है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है, द डायफ्राम ऑफ माइक्रोफोन वाइब्रेट्स बिकॉज इट्स लिंक्ड विद द साउंड वेव्स। तो डायफ्राम मतलब जैसे कोई भी माइक्रोफोन है जब हम बात करते हैं, ठीक है, माइक है या माइक्रोफोन है, जैसे आप सेल्स में भी अपने मोबाइल सेल में भी बात करते हैं तो उसमें भी छोटा सा माइक्रोफोन लगा होता है, तो उसमें क्या होता है, डायफ्राम होता है, और डायफ्राम के साथ एक छोटी सी कॉइल या फिर कुशन टाइप, ठीक है, और मैग्नेट भी होगा। तो जैसे ही आप बात करोगे तो डायफ्राम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो एक कॉइल वाइब्रेट करेगी और मैग्नेट भी होगा तो मैग्नेट में वाइब्रेट करेगी। तो किस फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगी, जिस फ्रिक्वेंसी की वेव्स इस डायफ्राम के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्जन होगा। और किस फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा, जिस फ्रिक्वेंसी से डायफ्राम वाइब्रेट करेगा, बिकॉज
अगर कॉइल वाइब्रेट करेगी और मैग्नेट के अंदर है वो, तो जब कॉइल वाइब्रेट करेगी और वो मैग्नेट के साथ लिंक्ड है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स किस रेट से चेंज होगा, जिस रेट से ये डायफ्राम वाइब्रेट कर रहा होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्जन होगी, जो आगे हम फिर यूज़ करते हैं। बट डायफ्राम की जो ऑसिलेशंस हैं वो कैसी हैं, दे आर फोर्स्ड ऑसिलेशंस। माइक्रोफोन की, लाउड स्पीकर का उल्टा है खैर, ठीक है। द डायफ्राम लाउड स्पीकर दैट वाइब्रेट्स बिकॉज इट इज़ कपल्ड विद करंट, उसमें करंट ऑसिलेट करता है, इसलिए वो जो डायफ्राम है उसका लाउड स्पीकर का भी ऑसिलेट करता है, फिर साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। जो माइक्रोफोन है उसमें साउंड वेव्स से ऑसिलेशंस होती हैं, और जो लाउड स्पीकर है उसमें करंट से ऑसिलेशन होकर वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ऑफ कोर्स एम्पलीफायर भी उसमें लगे होते हैं, बात अलग। फोर्थ इज द एलसी सर्किट इन रेडियो सेट्स दैट प्रोड्यूसेस ऑसिलेशंस, ठीक है। तो आपने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन या रिसीविंग एंड्स पर बात करने, जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस होते हैं उसमें एलसीआर पैरेलल में होता है, और एलसीआर सीरीज़ में अगर बात करें एक्सेप्टर सर्किट होता है, या आपने +2 में भी पढ़ा होगा। बट जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उसके क्रॉस आप क्या लगाएंगे, उसके क्रॉस आप लगाएंगे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाते ही जैसे मैंने आपसे ये बात की थी, ठीक है, ये एक्सेप्टर सर्किट है एलसीआर, ठीक है, एलसीआर, और एक्सटर्नल ईएमएफ दैट इज द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, देन दिस सर्किट इज अ फोर्स्ड ऑसिलेटर। तो फोर्स्ड ऑसिलेटर के बारे में ये थोड़ी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। जो एक्सटर्नल फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, द एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि वो ड्राइव कर रही है किसको, द ऑसिलेटिंग सिस्टम को। और जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है दैट इज कॉल्ड ड्रिवन सिस्टम, क्योंकि वो ड्राइव हो रहा है। तो ये भी टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। द ऑसिलेटर डू नॉट ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी। देखो जैसे मैं बात करूं कि भाई एक पेंडुलम है, ठीक है, अगर मैं उसको थोड़ी सी फोर्स दे दूं देन लेफ्ट टू इटसेल्फ, एक पेंडुलम है उसको थोड़ी सी आपने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे दी, फोर्स की बजाय इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे दी, छोड़ दो इसको, अब ये खुद ही ऑसिलेट करता रहेगा। अब वो किस फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, विद इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी। हम सराउंडिंग में एयर की बात भी नहीं करते हैं, चलिए, देन इट्स फ्रिक्वेंसी इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। नेचुरली इट ऑसिलेट्स विद इट्स ओन फ्रिक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ये ऐसे नहीं कि हम कह दें कि थोड़ा फास्ट हो जाओ या थोड़ा स्लो हो जाओ, नो, इट विल ऑसिलेट्स ऑन इट्स ओन with its own frequency. The oscillations are called natural oscillations and the frequency is called natural frequency. लेकिन इस वक्त आप एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं। अब जो सिस्टम है वो ऑसिलेट करेगा किस फ्रिक्वेंसी के साथ, अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ नहीं, विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोर्स। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, फोर्स्ड ऑसिलेटर। द ऑसिलेटर डू नॉट ऑसिलेट विद इट्स natural frequency, that means its own frequency, but it oscillates with the frequency of the force. और अगर आप इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देंगे then left to itself, तब आप ऐसी ऑसिलेशंस को नेचुरल ऑसिलेशंस और फ्रिक्वेंसी को आप नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहेंगे। बट here external periodic force is being applied and the oscillator is oscillating with the frequency of the driving force. लेकिन क्या बात अगर एक्सटर्नल फोर्स की फ्रिक्वेंसी किसके बराबर हो जाए, इक्वल टू दैट ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, तो अब ये बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता है, और ऐसी चीज़ को, ऐसी कंडीशन को, ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, देन द सिस्टम ऑसिलेट्स विद अ वेरी वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड and the phenomena is called resonance. तो जो periodic force है, फेजर ज़रूर लगाइएगा, ठीक है, उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, और अगर ओमेगा नॉट इज़ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम, ये अगर ये बराबर हो जाती है क्या, द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, अगर वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है, देन सिस्टम ऑसिलेट्स विद very very large amplitude, and this
फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसको भी हम थोड़ा बताएंगे, ऐसी बात नहीं, पूरा कंसिडर करेंगे जब रेजोनेंस की बात होगी। बहुत कुछ होने को है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर। अगर मैं फोर्स्ड ऑसिलेटर की बात करूं तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैसे बताएंगे। तो जैसे मैं ये ऑसिलेटर देखो पहले भी कंसिडर किया था हमने, दिस इज द मेन पोजीशन। अगर हम इस ऑसिलेटर को एक्स एक्सटेंशन दें, सपोज किसी इंस्टेंट पर आप डिस्प्लेसमेंट एक्स कंसिडर करें, अब इस वक्त जो फोर्स लग रही है दैट इज एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयट ओमेगा टी, मतलब ये इसको छोड़ नहीं रहा है, इस ऑसिलेटर को छोड़ नहीं रहा है, फोर्स लग रही है, फोर्स लगती जा रही है, फोर्स लगती जा रही है और ये ऑसिलेट करता जाएगा। मतलब जो फोर्स है इस सिस्टम को बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही है। दिस सिस्टम इज बीइंग फोर्स टू ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, that's why it is called the forced oscillator। तो किसी इंस्टेंट पर सपोज आप डिस्प्लेसमेंट x कंसिडर करें तो कौन कौन सी फोर्सेस उस पर लगेंगी, पहले भी हमने कंसिडर किया है। तो कौन कौन सी फोर्सेस उस पर लग रही हैं। फर्स्ट इज द ड्राइविंग फोर्स, द पीरियोडिक फोर्स जब आप अप्लाई करते हैं, एफ फेजर दैट इज एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अब रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, जो पहले भी हम कंसिडर करते थे, रेस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, इसकी ऑसिलेशन को अपोज कर रहा है कि वापस आओ भी मीन पोजीशन पर, और वो रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को भी हमने फेजर नोटेशन दिया क्योंकि सब कुछ फेजर में चलेगा, रादर इस फोर्स को भी हमें एफ फेजर लिखना चाहिए। आप नोट्स में बिल्कुल करेक्ट कीजिएगा, F1 फेजर दैट इज माइनस एस एक्स फेजर, एस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये भी आप फेजर नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेस्टोरिंग फोर्स, फिर डैम्पिंग फोर्स, आपको पता है इट्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी भी आप फेजर नोटेशन में d बाई डी टी ऑफ एक्स फेजर एंड r इज द डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको भी आप फेजर नोटेशन में F2 फेजर ही लिखेंगे, नोट्स में ये भी करेक्शन कर लेंगे थोड़ी सी। एक कौन कौन सी फोर्सेस लगी, एक ड्राइविंग फोर्स, एक रेस्टोरिंग फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स या डैम्पिंग फोर्स। तो अगर मैं तीनों का सम करूं, नेट फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, दैट विल बी द सम ऑफ द थ्री। द नेट फोर्स इज F1 फेजर प्लस F2 फेजर प्लस F फेजर, और F1 फेजर की वैल्यू रख दी, F2 फेजर की वैल्यू रख दी, F फेजर की वैल्यू रख दी, नेट फोर्स। और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लगा सकते हैं, न्यूटन्स सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी देखिए डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स फेजर, यहाँ भी आपने क्या लगा दिया, यहाँ भी हमने फेजर नोटेशन में बात कर दी है। फिर m से आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ s बाय m हो जाएगा, यहाँ r बाय m हो जाएगा, यहाँ f नॉट बाय m हो जाएगा। डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, रादर आप सीधी सीधी क्या बात कर रहे हो, इन दोनों फैक्टर्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहे हो। तो m डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स फेजर प्लस r डी बाई डी टी ऑफ एक्स फेजर प्लस s एक्स फेजर दैट इज इक्वल टू f नॉट एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा टी। ये ज़ीरो होता अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स नहीं लग रही होती, तो अगर ये ज़ीरो होता तो बिल्कुल वैसी इक्वेशन होती जैसी डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए, तब हम m से डिवाइड करते हैं, लेकिन इस वक्त हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं डिवीजन। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेटर, ये ठीक है, इट्स रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसकी हम सॉल्यूशन, जिनके हम सॉल्यूशंस की बातें करेंगे। उसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में बात करूं, फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर रादर, तो वही चीज़ जो मैंने अभी बताई थी, L है, C है, R है और एक्सटर्नल EMF आपने कैसे लगाया, दैट इज पीरियोडिक, ठीक है। द ऑसिलेटर ड्रिवन बाय एक्सटर्नल पीरियोडिक EMF, यहाँ पीरियोडिक फोर्स, यहाँ पीरियोडिक EMF टू मेंटेन द ऑसिलेशंस। अब एक्सटर्नल EMF जो आप अप्लाई कर रहे हो वो क्या है, E नॉट एक्सपोनेंशियल एट ओमेगा टी, वैसे ही ये ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है। अब कौन कौन से EMFs हैं, वन इज इंडक्टर के क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, और इसमें भी आप फेजर लगाइएगा करंट में,
यहाँ Q फेज़र डिवाइडेड बाय C अक्रॉस कैपेसिटर और एक अक्रॉस रेजिस्टेंस RI फेज़र। ठीक है, ये भी आप डायग्राम में लिख सकते हैं। तो जो भी EMFs डेवलप हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर Q/C, इसको VC फेज़र से रिप्रेजेंट किया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है, VL फेज़र LdI/dt इससे रिप्रेजेंट किया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस VR फेज़र RI फेज़र। ठीक है, ये सारे फेज़र नोटेशन में चलेंगे क्योंकि फाइनली आप जब सॉल्यूशंस की बातें करेंगे वो भी फेज़र्स में चलेंगी। फिर आप क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अप्लाइड EMF आपके पास कितना है, अप्लाइड EMF इज E, और ये इन तीनों के EMFs के सम के बराबर होगा। इस वक्त हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। तो E इज इक्वल टू VL फेज़र प्लस VC फेज़र प्लस VR फेज़र, रादर E फेज़र दैट इज इक्वल टू VL फेज़र, VC फेज़र एंड VR फेज़र, इनका सम। तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बना दैट इज VL फेज़र प्लस VR फेज़र प्लस VC फेज़र दैट इज E फेज़र। VL फेज़र की वैल्यू रखी, VR फेज़र की वैल्यू रखी, VC फेज़र की वैल्यू रखी और E फेज़र की वैल्यू रख दी। जहाँ तक सवाल I का है, I इज dQ/dt फेज़र नोटेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, dQ/dt, एक d/dt एक पहले से है तो d²/dt² ऑफ Q, और यहाँ I, ठीक है, dQ/dt, यहाँ Q एज इट इज, और ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन बनी। देखिए दोनों इक्वेशन जो आपके पास सामने सामने हैं, यहाँ M की बजाय यहाँ L, यहाँ R की बजाय यहाँ कैपिटल R, S की बजाय 1/C, ठीक है, F की बजाय E है। तो इक्वेशंस जहाँ देखा जाए इक्वेशन सिमिलर है, इसीलिए मैंने पैरेलल दोनों इक्वेशन चलाई हैं। सॉल्यूशन की बात भी हम पैरेलली करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने इन इक्वेशंस ऑफ मोशन तक डेवलपमेंट वाली बात करनी है। आप सबसे पहले यहाँ तक करेंगे। अभी तक के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में